गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट डिजीज। इम्पॉर्टेंट मत बोलिए, बहुत लिथल डिजीज, खतरनाक डिजीज के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैंसर। कैंसर के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, और बहुत खतरनाक बीमारी भी है ना। इसमें इसलिए खतरनाक है कि इसके कई सारे स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट और सेकंड में तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी आराम से हो जाता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जाने के बाद बड़ा मसला हो जाता है। डॉक्टर आपको आई एम सॉरी बोल देते हैं, और फिर भी आप कोशिश करते हैं क्योंकि आपको मोहब्बत होती है अपने आदमियों से, अपने लोगों से, है ना, अपने घर वालों से। तो आप बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ कीजिए कुछ कीजिए, फिर लाखों रुपए खर्च करते हैं और लास्ट में डेड बॉडी लेकर घर आते हैं। तो जो नॉर्मली फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हैं, मतलब पूरे बॉडी में जब कैंसर फैल गया होता है, जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर हम बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पूरा बॉडी यूँ समझो कि ट्यूमर में चेंज हो चुका है, वो फोर्थ स्टेज कहलाता है हमारा। अब वहाँ पर आप उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैंसर है क्या। कुछ भी नहीं है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है हमारे सेल का, उसे ही हम बोल रहे हैं कैंसर। जिस सेल के पास, जिस टिश्यू के पास लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाएगा, वही कहलाएगा कैंसर। तो कैंसर की बात करें तो ट्यूमर आपने देखा होगा, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मली जो मासा आ जाता है, कभी इधर कहीं छोटा सा मासा टाइप का आ जाता है, जिसको लोग बोलते हैं मासा है, तो वो बेटा वो ट्यूमर है। समझो क्या है, वो ट्यूमर है। लेकिन फर्क क्या है कि ये बिनाइन ट्यूमर है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, मतलब ये एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है, और उसके बाद ये कोई बड़ा सा डैमेज भी कॉज नहीं करता, इसीलिए हम इसको नॉर्मल सा ट्यूमर मानते हैं। लेकिन एक ऐसा ट्यूमर जिसको मैलिग्नेंट बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर जाता है, पूरे बॉडी के सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, आसपास के सेल को ही भूखा मार देता है। समझ में आई बात। बहुत सारे उसके फंक्शन से वो सारी चीज़ हम देखेंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मेटास्टेसिस। सारी बात अभी हम करेंगे। फिर उसके बाद कार्सिनोजेन पर हम आ जाएंगे। कार्सिनोजेन क्या होता है? कार्सिनोजेन की बात करें तो बेटा कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने एलर्जी में पढ़ा था कि भाई एलर्जेंस वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस, वो एजेंट्स है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है। हमने पढ़ा था कि भाई बीमारी जिसकी वजह से हो रही है उसको हमने पैथोजन बोला था। पैथोजन में भी वायरस, बैक्टीरिया, etc। फिर इसी तरीके से मैं कैंसर में बोलूंगा कि कैंसर काउजिंग एजेंट जो है, जैसे रेडिएशन की वजह से कैंसर हो सकता है, टोबैको की वजह से कैंसर हो सकता है, वायरस की वजह से कैंसर हो सकता है, ऑन्कोजेनिक वायरस की वजह से, तो इसको हम बोल देंगे कार्सिनोजेन। जैसे आपने एलर्जी एलर्जेन की वजह से बोला था, तो कैंसर कार्सिनोजेन की वजह से बोलेंगे। समझ में आया बात? तो कार्सिनोजेन क्या है? कुछ भी नहीं है, कैंसर काउजिंग एजेंट। समझ में आई बात? यस। उसके बाद एजेंट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन से की बात करेंगे, जो फिजिकल कार्सिनोजन में आ जाएगा। फिर उसके बाद केमिकल की बात करेंगे, जैसे टोबैको की हम बात करते हैं, उसमें निकोटीन पाया जाता है। चाहे आप टोबैको च्यूइंग करते हो, या फिर जो खैनी वगैरह खाते हैं, या फिर आप स्मोकिंग करते हो, है ना, इस टाइप से जो वहाँ पे आपके क्या होते हैं, निकोटिन्स वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये केमिकल है, क्योंकि केमिकल का कंपोजिशन आप ट्रांसफर ले रहे हो अपने बॉडी में, तो इसीलिए इसको केमिकल कार्सिनोजन बोल देते हैं। अब अगर मैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की बात करूं तो इसमें जैसे वायरस है, वायरस की वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, वायरस यहाँ पे एजेंट बन रहा है, कार्सिनोजन वायरस है, तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है और लिविंग यहाँ पर एजेंट है। अब सेम सेलुलर कार्सिनोजन की अगर हम बात करें, मतलब हमारा सेल जो होता है वो क्या होता है, उसके पास एक जीन प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज प्रोटोऑन्कोजीन, जो कि नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेंस वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, किसमें, ऑन्कोजेनिक सेल में। अब ऑन्कोजेन में जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो नॉर्मल सेल को भी ऑन्कोजेनिक कर देता है। क्लियर है? ओवरऑल फिर हम कैंसर के टाइप्स देखने वाले हैं कि भाई कैंसर के टाइप से टोटल कितने, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूकेमियाज, और एक होता है सार्कोमा, और दूसरा है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वो कैंसर है जो बहुत नॉर्मल है, हमें देखने को मिल जाता है, अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यूज है हमारा, वहाँ से ये अराइज होते हैं और इजीली ऑब्जर्वेबल भी होता है, दिख जाता है। नॉर्मली 85% यही कैंसर आपको देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट कॉमन है अबाउट 85%। समझ में आई बात? जैसे इस कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, स्टोमक कैंसर, पेनक्रियाजिक कैंसर, लंग्स कैंसर, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, किसमें, कार्सिनोमा में।
अब अगर सार्कोमा की बात करूं, सार्कोमा कैंसर की अगर मैं बात करूं तो मतलब टिश्यू के अंदर जो कैंसर है, कैंसर ऑफ टिश्यू विच इज डिराइव्ड, जैसे कि बोन मैरो की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मसल्स में कैंसर हो गया, बोन मैरो में हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं ल्यूकीमियाज की बात करूं, मतलब वो ब्लड शुगर जिस बहुत सारों के पास होता है, सॉरी ब्लड शुगर नहीं, ब्लड कैंसर बहुत सारे लोगों के पास होता है, पूरा ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है, बार बार ट्रांसफ्यूजन करना, पूरा ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है, तो उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि WBC का अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है, इतना हो जाता है अनकंट्रोल, यानी कि जो कैंसरस WBC है कि वो जो नॉर्मल WBC था उस पर हावी हो जाता है। समझ में आई बात? तो क्या होता है, पूरा बॉडी फाइट नहीं कर पाता सही से। तो खैर आइए हम अब वो चीज़ें देखने वाले हैं। हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है जितनी चीज़ें हमने बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। आइए हम देखते हैं कैंसर के बारे में। हमने क्या बोला अभी आपको, एक छोटा सा प्यारा सा लैंग्वेज बोला था कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बोल दीजिए या फिर आप ग्रो बोल दीजिए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, सेल डिवीजन बोल दीजिए या ग्रोथ बोल दीजिए, लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ मास सेल नोन एज कैंसर। जैसे मैं यहाँ पे अगर समझाने की बात करूँ कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पर एक हमारा ऑर्गन है, कोई बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे एक इतना ग्रो हुआ कि आसपास के सेल को भी खत्म कर दिया, ये लंबा चौड़ा ग्रो कर गया, इसे ही हम क्या बोल देंगे, कैंसर। नेक्स्ट आ जाइए कि कैंसरस सेल्स लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, इसको समझाने के लिए मुझे जगह चाहिए जो कि हमारे बोर्ड पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इतनी सी चीज़ को मैं मिटा दूंगा जो कि मैं बाद में आपको लिख दूंगा। ये लीजिए, तकलीफ तो नहीं मान रहे हैं आप, मान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। इधर आइए, अब मुझे कुछ चीज़ें समझानी है, आपका कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा एक बॉडी का पार्ट है, इस बॉडी पार्ट में जाहिर सी बात है यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है। अब ये सेल क्या कर रहा है, आपस में डिवीजन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये सेल डिवाइड कर रहा है, ये सेल जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आया ये सेल डिवाइड करना रुक गया। जब डिवाइड करना रुक गया, इसी ही टर्म को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब डिवाइड कर रहा था, जब कॉन्टैक्ट में आया तो रुक गया। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये समझ रहे हैं, हम गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे थे, जब लाल बत्ती आई तो बहुत सारी गाड़ी लगी हुई थी, मैंने अगली गाड़ी के पीछे में ले आके गाड़ी अपनी लगा दी। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ देख लिया कि आगे गाड़ी नहीं जा रही है, हमको इतनी ही ज़रूरत थी, अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, फिर जब ग्रीन बत्ती होगी तो हम निकल लेंगे। ठीक है, सेम चीज़ अब कैंसर में क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अब सुनिए कैसे, मैंने बोला कि कैंसर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, कैंसरस सेल्स लॉस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वो कैसे, मान लीजिए सेम ये मैंने अपने बॉडी का पार्ट लिया हुआ कोई सा, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, और ये सेल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। कोई भी मान लीजिए टिश्यू है, लो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आया था, इस जगह पर इसको क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन ये तो है भाई कैंसरस सेल, ये रुकेगा नहीं। ये रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर जो कांटेक्ट में आया था इसको रुक जाना चाहिए था। कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट, इनहिबिशन मतलब रुकना, मतलब कांटेक्ट में आया तो रुक गया। अब भाई हमको यहीं तक डिवीजन करना था, रुक गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि भाई डिवीजन रुका नहीं, क्योंकि इसके पास कांटेक्ट इनहिबिशन कैपेसिटी लॉस हो चुकी है। समझ में आई बात? तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर बना है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम कुछ भी नहीं ट्यूमर बोलते हैं। इसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, हंसता हुआ पर्सन है, ये एक पर्सन है, हंसता हुआ पर्सन है, ये इसका बॉडी स्किन है। तो आपने देखा होगा स्किन पर इसके छोटा सा कभी कभी ट्यूमर निकल जाता है, जिसे हम मासा बोलते हैं कि मासा है ना। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी ट्यूमर है। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुआ है। समझ में आए बात? अब ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब सेम चीज यहां पर पढ़ लीजिए इस लाइन को, कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू
मास ऑफ अ सेल नोन एज ट्यूमर। वही चीज है कि भाई इसके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, लॉस कर चुका है ये। अब क्या करेगा कि कंटिन्यू डिवाइड करेगा और यहाँ पे एक मास ऑफ द सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम नाम देंगे क्या, ट्यूमर। मासेस होगा, मासेस ऑफ सेल। ट्यूमर की बात करें, दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये नॉर्मल सा बॉडी पर जो था प्रेजेंट आउटसाइड, जो कि बहुत दिन से प्रेजेंट होता है, जैसे कि लोगों पर बोलते हैं ना कि यार मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल हो गया ऐसे ही है, और फिर वो वाकई उसे दिक्कत नहीं पहुंचाता। 60 साल 70 साल में जाके वो पहुंच जाता है ऊपर, लेकिन उसे वो तकलीफ नहीं पहुंचाता। इसीलिए इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हूं मैं कि नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। जहां पर ये था वहीं पर रहेगा 20 साल में भी, 30 साल में भी, 40 साल में भी। समझ में आई बात। अब अगला पॉइंट, डू नॉट स्प्रेड टू अदर लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरी जगह नहीं जाएगा। दोनों पॉइंट देखा जाए तो इधर से कान पकड़ो, इधर से बात एक ही है। नेक्स्ट आ जाइए, कैन बी कॉज लिटिल डैमेज। थोड़ा डैमेज कॉज कर सकता है, 0.1% मानिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि सबसे बड़ा लिथल कैन ट्यूमर बोलते हैं, जानलेवा की ट्यूमर बोलते हैं, वो है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। याद कीजिए, जब मैंने आपको मलेरिया पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने बोला था कि जो प्लाज्मोडियम 4 टाइप के थे हमारे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को हमने मैलिग्नेंट मलेरिया कॉजिंग एजेंट बोला था ना। यस, तो सेम चीज, मतलब लिथल मलेरिया, फैटल डेंजरस मलेरिया, तो वही चीज है डेंजरस ट्यूमर। क्लियर है, इतनी बात है। यस, अब आइए हम देख रहे हैं मैलिग्नेंट के बारे में। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। इसके पास एक स्पेशल सेल जिसको हम नाम देते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल से बोलते हैं। इसमें समझ में आए बात। इसकी खास बात क्या होती है कि ये ग्रो करता है वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो करता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है तो बेटा आसपास एक नॉर्मल सेल भी तो प्रेजेंट होगा, आसपास नॉर्मल सेल भी तो प्रेजेंट होगा, आसपास नॉर्मल सेल भी तो प्रेजेंट होगा, आसपास नॉर्मल सेल भी प्रेजेंट होगा। अब ये जो ग्रो करेगा तो नॉर्मल सेल को क्या करेगा भाई, तो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। नॉर्मल सेल स्टार्वेशन शो शुरू कर देगा, यानी भूख लग जाएगा नॉर्मल सेल को, जिसकी वजह से डाई ऑफ हैंग्री हम लोग बोलते हैं कि भाई जो न्यूट्रिशन आ रहा था वो न्यूट्रिशन इस सेल के लिए था, लेकिन यहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ होने की वजह से अब इस सेल को बहुत कम न्यूट्रिशन मिलेगा। इवन एक वो स्टेज आएगा कि मिलेगा ही नहीं, यही सारा न्यूट्रिशन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉपी बहुत सारे बन रहे हैं। समझ में आई बात। यस, ग्रो वेरी रैपिडली, डैमेज सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग सेल्स को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। नॉर्मल सेल्स स्टार्व, नॉर्मल सेल क्या हो जाएगा, भूखा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं कि भूख की वजह से मर भी जाएगा, डाई ऑफ हैंग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कि बिकॉज, क्यों भाई, क्यों नॉर्मल सेल स्टार्व क्यों होगा, बिकॉज ट्यूमर सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, जल्दी डिवाइड कर रहा हूँ, जल्दी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटास्टेसिस की। अगर मैं बात करूं, व्हाट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मैंने भी आपको बताया हुआ है कि हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की इसमें कैपेसिटी थी, पूरे बॉडी में फैलाने की इसके अंदर कैपेसिटी थी। समझ में आई बात। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। सपोज कीजिए कि हमारे बॉडी में यहाँ पर कैंसर है, अब यहाँ पे अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब नियोप्लास्टिक सेल्स है जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो इसके पास ये कैपेसिटी है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए वाया ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे आ गया, ये ओवरऑल पूरे बॉडी हो जाएगा। अगर पूरे बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग लास्ट स्टेज बोलते हैं, जो कि काफ़ी हाई लेवल का स्टेज होता है कैंसर का, जिसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आइए मेटास्टेसिस में कि कैंसरस सेल्स मूव्स टू डिस्टिंक्ट प्लेस बाय ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव कर जाता है, नोन एज मेटास्टेसिस। एम फॉर मेटास्टेसिस। तो अब क्या करेगा, वहां जाने के बाद दूसरी जगह चला गया, मान लो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आ गया, तो यहाँ के नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर देगा, कैंसरस कर देगा।
समझ में आया बात? यस। तो बेटा अभी तक हमने क्या देख लिया कि भाई कैंसर के बारे में देखा, कैंसर क्या है, ट्यूमर क्या है, ट्यूमर कितने टाइप के हैं, कौन ट्यूमर कैसा है, इसकी बात हमने की। तो ये क्या करता है, स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो बेटा एक पॉइंट है इसमें आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस में आपको एक पॉइंट लिखना है, वो इसमें ये वाला पोर्शन जो था मेटास्टेसिस वगैरह सब इसी में लिखना है कि मैं बोल सकता हूँ इसमें कि द स्प्रेड they spread from one place to another place via blood vessels। ठीक है, they spread one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम काउज ऑफ कैंसर। कैंसर के क्या क्या काउजेस हो सकते हैं, किस किस की वजह से कैंसर होता है। तो उस चीज़ को जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है उस चीज़ को हम बोल देंगे कार्सिनोजेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। नॉर्मल सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स, यानी उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, कैंसर बोल रहे हैं। कैंसर काउजिंग एजेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कार्सिनोजेन बोल रहे हैं। 5 स्टार कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कार्सिनोजेन? नेक्स्ट आ जाइए, कार्सिनोजन हमारे तीन टाइप के कार्सिनोजन से हो सकते हैं, फिजिकल कार्सिनोजन और केमिकल और बायोलॉजिकल। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए अब मैं सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ और समझा भी देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे मिटाया था कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, अब मैं लिख दूंगा। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल कार्सिनोजन की बात करें तो इसमें एक तो आ जाएगा, मतलब इसमें रेडिएशन की बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे। एक हो जाएगा हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इसकी बात करें आयोनाइजिंग रेडिएशन की, अगर मैं बात करूं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो होगा एक्स रेज एंड गामा रेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार कर दो तो कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल रेडिएशन में जो हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज करेगा कैंसर, उसको हम लोग एक्स रेज बोलते हैं और गामा रेज बोलते हैं। और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कैंसर कॉज करेगा वो एक है, एग्जांपल ले लीजिए यूवी रेज। क्या है, यूवी रेज। समझ में आई बात? यस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केमिकल मेथड पर आ जाते हैं, केमिकल कार्सिनोजन पर आ जाते हैं। तो मतलब हमने केमिकल नाम से ही वाकिफ है कि इसमें केमिकल कंपोजिशन कैंसर कॉज करवाएगा। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या, बोलिए जरा, टोबैको। जैसे मैं टोबैको की अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं टोबैको के अंदर क्या होता है भाई, निकोटिन होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, निकोटिन होता है कि नहीं होता? यस। तो अब टोबैको को अगर कोई च्यूइंग करे, जैसे गुटखा खाते हैं या खैनी भी खाते हैं या फिर स्मोक करे, तो क्या ले रहा है वो, निकोटिन ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब अगर मैं दूसरा बात करूं, दूसरे केमिकल की बात करूं, जैसे मिथाइल इथेन अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, मिथाइल इथेन अल्कोहल की सल्फेट, मिथाइल इथेन सल्फेट की बात करूं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो भाई केमिकल के बारे में हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, मतलब कैंसर काउजिंग वायरस, ऐसा वायरस जिसको इससे कैंसर हो रहा है उसको हम नाम देंगे ऑन्कोजेनिक वायरस। इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोजेनिक वायरस एक ऐसा कार्सिनोजन है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है इतनी बात है? यस। तो ऑन्कोजेनिक वायरस के पास एक जीन होता है बेटा, उस जीन को हम लोग बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? वायरल ऑन्कोजीन। अब ये वायरल ऑन्कोजीन जो होता है ये इंड्यूस करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स। अब न्यूप्लास्टिक सेल्स एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, इंड्यूस कर दिया उसने, तो वहां दूसरी जगह कैंसर कॉज कर देगा। समझ में आई बात? याद क्या रखना है बायोलॉजिकल में कि भाई जो वायरस है उसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, इसके पास जीन होता है जिसको वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं, और उसके बाद ये क्या करता है, न्यूप्लास्टिक सेल को के ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेलुलर ऑन्कोजेन। ये हमारा फर्स्ट ले लो,
ये वाला फर्स्ट ले लो वायरल ऑन्कोजेनिक वायरस, और सेलुलर ऑन्कोजेन को सेकंड ले लो। सेलुलर ऑन्कोजेन की बात करें, इसको समझाने के लिए फिर मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए जो कि मैं यहीं पे यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। सुनो, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का एक सेल है, ठीक है, ये सेल क्या है कि एक नॉर्मल सेल है। इस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, जीन। एक जीन प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, जिस जीन को हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजेन। क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा एक ऐसे सेल में जिसके अंदर हो जाएगा क्या, अब ऑन्कोजीन। क्या हो जाएगा, ऑन्कोजीन। अब ये ऑन्कोजीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल सेल को क्या करने के लिए, कैंसरस करने के लिए। सेम चीज मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि सेलुलर ऑन्कोजीन की बात करें, हैव अ प्रोटो ऑन्कोजीन इन अ नॉर्मल सेल। अब इन द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन कुछ भी हो सकता है, रेडिएशन की बात की हमने, केमिकल की बात की हमने, वायरस की बात की हमने, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा कि ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा सेल और लीड्स टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन टू द नॉर्मल सेल। क्या हो जाएगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल सेल को मतलब ऑन्कोजेनिक कर देगा, मतलब कैंसर कॉज कर देगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कैंसर। किस पर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर, जो कि अभी भी मैंने आपको बता दिया है। टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो हम एक इसमें ल्यूकेमिया देखेंगे, और दूसरा कार्सिनोमा देखेंगे, और तीसरा सार्कोमा देखेंगे। ल्यूकेमिया की हम बात करें तो जिसमें ब्लड कैंसर देखने को हमें मिलता है। हमने बोला था कि बोन मैरो जो था हमारा, वो हमारा WBC के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब कैंसरस WBC अगर डेवलप हो गया है तो वो WBC इतना 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 ग्रो करेगा कि हमारा जो नॉर्मल WBC था उसका भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब इसका ज्यादा हो गया, किसका, जो हमारा कैंसर WBC था इसका ज्यादा हो गया। समझ में आई बात। यस, तो ये हमारे बॉडी पे हावी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। नेक्स्ट आ जाइए, कार्सिनोमा की बात करें, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज जहां पर हैं, एपिथेलियल सेल्स जहां पर प्रेजेंट हैं, वहां पर ये डिजीज नॉर्मल ये वाले जो कैंसर है देखने को मिल जाएंगे। और ये मोस्ट कॉमन है बेटा, लगभग 85%, अप्रोक्स 85% यही कैंसर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए, लाइक जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, स्किन कैंसर की बात करें, लंग्स कैंसर की बात करें, स्टोमक कैंसर की बात करें, पेनक्रियाटिक कैंसर की बात करें, कैंसर जो हमारा ये सब के सब था, मतलब कि इतने कैंसर्स हमें नॉर्मली इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सार्कोमा। तो मसल्स की स्टडी को भी जानते हैं, मसल्स को हम सार्कोमा बोलते ही हैं, है ना। अब देखिए, सार्कोमा कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर ऑफ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम बॉन मैरो, यानी मसल्स और बॉन मैरो में सब में अगर कैंसर हो रहा है, टिश्यू में अगर कैंसर हो रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोमा। क्लियर। तो बस आज हम लोगों ने ये सारी चीजें इसमें देखी है। अब जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, हाउ टू डिटेक्ट कैंसर। कैंसर को डिटेक्ट कैसे करना है, यानी कि डायग्नोसिस का कैसे करना है। अब उसके बाद हम ये भी करेंगे हाउ कैंसर विल बी ट्रीटेड, कैसे कैंसर ट्रीट किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया बात, कैसे करना है ट्रीट। तो खैर ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, आप पहले इसको नोट डाउन करें, ठीक है। फर्दर हम अभी फिर डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखने जा रहे हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैसे, मतलब पता कैसे करेंगे कैंसर के बारे में, है ना, कैंसर है कि नहीं है, ये चीज़ पता करने के लिए हमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं NCERT में, वो सब हम यूज़ करें। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो आइए वही चीज़ है कि कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, इसमें हम पहला जो प्रोसेस होगा हमारा वो हम देखेंगे बायोप्सी यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में हम क्या करते हैं कि एग्जामिन्स फ्री सेल और टिश्यू माइक्रो फ्रेगमेंट्स एंड सर्जिकल स्पेसिमेंस बाय पैथोलॉजिस्ट। करते क्या है, सपोज कीजिए हमें जो सस्पेक्टेड सेल है ना, सस्पेक्टेड टिश्यू, उसमें का हम छोटा सा पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमने ये वाले पार्ट को कट करके निकाल लिया है। अब क्या करेंगे कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो हमें वहां पर ये पता करना है कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर है कि नहीं, वो सारी चीज हम वहां पे पता लगाते हैं। समझ में आई बात।
क्या बोला फिर से देखिए कि मैंने बोला हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में मैंने ये बोला कि एग्जामिन्स फ्री सेल और टिश्यू, मतलब कि सपोज कीजिए जैसे बोन मैरो की मैं बात करूं, बोन मैरो में आप सस्पेंशन है कि शायद वहां कैंसर हो, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो का थोड़ा सा टिश्यू निकालेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसका पता लगाएंगे इसमें ग्रोथ हो रहा तो किस टाइप का हो रहा, समझ किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा कार्सिनोजेंस हैं, वो सारी चीज हम पता लगा सकते हैं इजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियोग्राफी बोलिए या फिर रेडियोलॉजी बोलिए, दोनों एक ही बात है। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब होता है कि मतलब रेडिएशन की स्टडी। ठीक है, तो रेडियोलॉजी बोलिए, रेडियोलॉजी में होता क्या है, यानी रेडियोग्राफी में कि यूजेस हाई रेडिएशन डोजेस, हाई रेडिएशन का डोज हम यूज करते हैं किसके लिए, कैंसरस सेल यानी ट्यूमर्स को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन हम एक्सरे यूज करते हैं टू फॉर्म 2D इमेज बनाने के लिए, 2D इमेज बनाने के लिए। अब रेडियोलॉजी में एक तो हमारा सिटी स्कैन भी आ जाएगा और MRI भी आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ ना लिखूं तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेडियोलॉजी में हमारा एक तो सिटी स्कैन आ जाएगा और दूसरा MRI आ जाएगा। क्लियर है, क्या बोला मैंने, फिर से देखिए, मैंने बोला कि रेडियोग्राफी यानी रेडियोलॉजी में हम रेडिएशन डालते हैं, मतलब एक्सरे हम डालेंगे, 2D इमेज बनाएंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई कौन से सेल में, कौन से टिश्यू में, कौन से पार्ट में किस टाइप का ग्रोथ देखने को मिल सकता, क्या अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं देखने को मिला, कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं हो, समझ में आ रहा है, ये चीज पता करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं कि भाई हाई रेडिएशन तो हम यूज कब करते हैं, ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं हाई रेडिएशन और ट्यूमर सेल्स को बर्बाद करने के लिए, न्यूप्लास्टिक सेल्स याद कीजिए। यस, इधर आइए, अब हम सीटी स्कैन और MRI के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सीटी स्कैन की अगर मैं बात करूं, सीटी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एनसीईआरटी आपकी बोलिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, समझ में आई बात। अब सुनिए, सीटी स्कैन आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे अक्सर हम लोगों में ये चीज़ देखने को मिलता है, उसका सीटी स्कैन कराना है, उसका MRI करवाना है ना। सीटी स्कैन में क्या करता है कि एक मशीन होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन में क्या करते हैं कि आदमी को घुसेड़ देते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि उसमें चारों तरफ से रेडिएशन आने लगता है, जब चारों तरफ से रेडिएशन आता है तो वहां पर हमें एक 3D इमेज देखने को मिलता है। 3D इमेज का मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ आपको नजर आएगा, पूरे जैसे एक ऑर्गन है, मैं इसका अगर 3D इमेज बनाऊं तो चारों तरफ आप देख सकते हैं इजी वे में, है ना। तो वही चीज है, सीटी स्कैन में क्या होता है कि जैसे एक ये मशीन है, सपोज करो क्या है, मशीन है, ये लो मशीन है ना। अब क्या करते हैं कि उस पर्सन को लाते हैं, ये देखिए एक पर्सन है, उसको मैंने मशीन के अंदर डाल दिया। अब चारों तरफ से क्या डालते हैं, रेडिएशन, है ना, इसमें हर तरफ से रेडिएशन से डाले जाते हैं, तब जाकर के यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिलता है, 3D इमेज, जिससे इजी वे में यानी इजी वे में कैंसरस सेल डिटेक्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने सीटी स्कैन में कि भाई कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, फुल फॉर्म पता होने चाहिए। इसमें एक्स यानी कि रेडिएशंस डालते हैं हम इसमें, और रेडिएशन डालते हैं, एक मशीन हम जानते हैं सीटी स्कैन मशीन, तो इसमें हम रेडिएशन डालते हैं, 3D इमेज बनाते हैं, जिससे इजी वे में हमें पता लग जाता है। क्या क्या देख लिया हमने, हिस्टोपैथोलॉजी देख लिया। अब देखो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोला था हमने, हिस्टोलॉजी, तो इसीलिए हम इसको हिस्टोपैथोलॉजी देख लिया, यानी हम टिश्यू को लेंगे, सस्पेक्टेड टिश्यू को, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे सस्पेक्टेड टिश्यू को लिया आपने और उसको लैब में ले गए, वहां पे उसको माइक्रोस्कोप से देखा, खूब बड़ा कर करके देखा, है ना, तो आप उसमें पता लगा सकते हैं क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली, ठीक है। और उसका एक पैथोलॉजिस्ट इसको करेंगे, मतलब रेडियोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रेडियोलॉजी की बात की हमने, भाई रेडिएशन से का हम यूज करेंगे और वहां पे 2D डायग्राम बना लेंगे। जैसे रेडिएशन में सीटी स्कैन की बात कर सकते हैं और MRI की बात कर सकते हैं, तो सीटी स्कैन में 3D इमेज बना लेंगे हम। कैसे बनाएंगे हमने अभी बताया है। फिर उसके बाद MRI की बात करेंगे। आइए MRI का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो कैसे देखिए, इसमें हम करते क्या है, यूजेज हाई मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज करते हैं? हाई मैग्नेटिक फील्ड और सेफेस्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक टूल्स। जितनी भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उस सब में सबसे ज्यादा सेफ यही है। तो आपको याद रखना है एमआरआई के बारे में कि इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं और उसके बाद ये सेफेस्ट मेथड है पूरे के पूरे डायग्नोस्टिक टूल्स में। जितने भी कैंसर का नॉर्मली आज के दौर में जो कैंसर डिटेक्ट किया जाता है वो एमआरआई के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पर। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे इसमें हमने 4 मेथड से पढ़ा हुआ है, बायोप्सी, हिस्टोलॉजी, रेडियोलॉजी, सीटी स्कैन और एमआरआई। इसमें ट्रीटमेंट में हम पहला मेथड देखेंगे सर्जरी। क्या देखेंगे हम? सर्जरी। और दूसरा मेथड देखेंगे कीमोथेरेपी, तीसरा मेथड देखेंगे रेडिएशन थेरेपी और चौथा मेथड देखेंगे इम्यूनोथेरेपी। अगर मैं सर्जरी की बात करूं, किसकी? अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई जैसे युवराज सिंह है, युवराज सिंह का क्या होता है, कैंसरस सेल को कट करके निकाल दिया था। याद है, कैंसर हो गया था, युवराज सिंह जो इंडियन क्रिकेटर है ना, उसका कैंसर सेल को निकाल दिया। कैंसर के भी कई स्टेजेस आते हैं जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट सेकंड स्टेज में जो होता है नॉर्मली क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, मतलब पता चल जाता है तो डिटेक्ट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है उसमें नॉर्मली डॉक्टर आपको बोल देते हैं आई एम सॉरी, तो पता चला कि वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वही चीजें सर्जरी में हम क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ कैंसरस सेल और टिश्यू, मतलब ट्यूमर को ही वहां से निकाल देंगे। क्लियर है, ट्यूमर को निकाल देंगे, बात खत्म। ये तो बेहतर, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि यहां पर बहुत सारे सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई एक कैंची लाएंगे। क्या लाएंगे? कैंची लाएंगे और उस कैंची से हम क्या करेंगे, एक कैंची लाएंगे और उस कैंची से इतना सा को काट के ही हम बाहर निकाल देंगे। सर्जरी मेथड हो गया, समझ में आई बात। अब कीमोथेरेपी की अगर मैं बात करूं, कीमोथेरेपी सपोज करो मेरे यहां पर कैंसर था, सपोज करो लाहौल वाला के हो किसी को, आपको या मुझे, तो मैंने क्या किया, मैं डॉक्टर के पास गया और सर्जरी मेथड उन्होंने यूज किया। क्या किया कि यहाँ का पूरे उस ट्यूमर सेल को ही निकाल दिया। ये कब? फर्स्ट स्टेज में, जब पता चलेगा तब। जब ये ग्रो कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट आज ये कीमोथेरेपी की बात करें। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, केमिकल, यानी जो भी मेडिसिन है वो केमिकल का कंपोजिशन है, मतलब यूजेज ड्रग्स का यूज करते हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयों का। ठीक है, ड्रग्स विच किल्स फास्ट ग्रोइंग सेल्स। ड्रग्स करता क्या है, जो ड्रग्स हम कैंसर में डालते हैं, यानी जो कीमोथेरेपी है फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल जो होता है, जो फास्ट ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो किए जा रहा, उसको क्या करता है कि उसको किल कर देता है। अब देखिए, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स है, जैसे कि मैं हेयर फॉलिकल्स की बात कर सकता हूँ और भी कई सेल्स है, बोन मैरो की बात कर सकता हूँ, तो जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स है हमारे बॉडी में, वो सब क्या होगा, वो सब भी मर जाएगा। सेम चीज मैंने बोला हुआ है कि ड्रग्स विच किल्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल, मतलब रैपिड सेल डिवीजन करते हैं ये, और ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये फेनोमेना क्या होगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि दे किल्स देयर हेयर फॉलिकल्स। क्या करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को हम मार देते हैं, किसके, जो कैंसर पेशेंट है उसका, किसकी वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से। एंड बोन मैरो डिप्रेशन, जो बोन मैरो हमारा WBC बना रहा था बहुत अच्छे अमाउंट में, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके, बहुत जल्दी है ना डिवीजन कर रहा था, उससे क्या होगा कि अब वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कीमोथेरेपी हो रहा है, उसका काम ही है क्या करना, कि फास्ट ग्रोइंग सेल को किल करना। क्लियर है यहां तक? यस। जो इसमें सबसे बेस्ट दवाई यूज की जाती है, जो वो 3 ही दवाई है कैंसर में। ठीक है, हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में MBBS सेकंड और थर्ड ईयर में, लेकिन अब मैं बात करूं अगर, तो वो 3 मेडिसिन ये हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। वो है विनब्लास्टिन और विनक्रेस्टिन और सिस्प्लेटिन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और सिस्प्लैटिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल दिया? रिमूविंग ऑफ टिश्यू और सेल या ट्यूमर सेल। क्या बोल दिया हमने? ड्रग्स का यूज करते हैं, यानी जो कि किल कर देगा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल को, यानी रैपिड सेल डिवीजन जो होगा उसको ये खत्म कर देगा। उसकी वजह से जो कैंसर का पेशेंट होगा उसके बाल भी उड़ जाते हैं, मतलब उसके बाल फिर नहीं आने शुरू होते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं, ठीक है। किल्स देयर हेयर फॉलिकल्स एंड बोन मैरो डिप्रेशन हमें उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में अभी यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बोला था कि यूजेस हाई रेडिएशन डोजेस ऑफ uses high doses of radiations, 2 बार हो गया, high doses of radiation to kill cancerous cells यानी shrinks tumor, है ट्यूमर को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए, ठीक है, हम हाई रेडिएशन यूज करते हैं। तो by the using एक्सरे, एक्सरे को हम यूज करते हैं टू द डिस्ट्रॉय ऑफ ट्यूमर सेल, गलत हो गया, टू डिस्ट्रॉय ऑफ ट्यूमर सेल्स, ठीक है, या फिर न्यूप्लास्टिक सेल्स भी बोल दीजिए। तो मैंने क्या बोला रेडिएशन थेरेपी में कि बाय यूजिंग एक्सरे टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स, ठीक है। अब देखो इसको डालने के लिए ना काफी रिस्की है ये। जैसे मैं बोल सकता हूँ, सपोज करो कि हमारे इस वाले पोर्शन में यहाँ पर सपोज करो इतना सा पोर्शन में क्या है, कैंसर है, इतना सा पोर्शन में क्या, लो मैंने लिख के बता दिया क्या है, कैंसर है, सपोज करो, है ना। अब करना क्या है कि हमें रेडिएशन से यहीं पे डालना है, जो एक्सरे डालना है वो यहीं पे डालना है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सीन हुआ है कैंसरस सेल। तो अब इससे चारों तरफ को हम क्या करेंगे, पूरा कवर कर देंगे चारों तरफ को, ताकि आसपास का सेल डिस्ट्रॉय ना हो। मैंने क्या बोला है, जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहीं पे हमें रेडिएशन डालने हैं, तो चारों तरफ क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल कवर कर देंगे एक शीट से, ताकि आसपास का सेल डिस्ट्रॉय ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यूनोथेरेपी। थेरेपी मतलब होता है एक्चुअल में ट्रीटमेंट, और इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को हम मॉडिफाई कर देंगे। तो वही चीज़ है कि इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरॉन, समझ में आए बात, जो उससे कैंसर सेल से फाइट करे कैंसर, ठीक है। तो मतलब कि आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक कैंसर, आप इससे भी पता लगा सकते हैं आप, मतलब इसका कि हाउ टू डिटेक्ट कैंसर। तो कैंसर को कैसे निकालना है, तो आप ऐसे भी एक मेथड से आप पता लगा सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी अगेंस्ट स्पेसिफिक कैंसर, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके लिए ये वाली एंटीबॉडी बॉडी बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास ये वाला कैंसर है। एक चीज और मुझे याद आ रहा है कि जो जेनाइटल कैंसर होता है, जेनाइटल कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर हम लोग बोल देते हैं, सर्वाइकल कैंसर, उसका जो डिटेक्शन किया जाता है बाय PAP टेस्ट, ठीक है, याद रखने के लिए आप इतना सा याद रख लेंगे। तो आइए, हमने आज पूरा का पूरा क्या देखा हुआ है, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट देखा हुआ है। याद क्या रखना है, एक बार देख लीजिए। कैंसर डिटेक्शन के लिए हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं भाई, जो हमारा सस्पेक्टेड सेल और टिश्यू है उसको निकालते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं उसका। रेडियोग्राफी में भाई हम रेडिएशन से यूज करके, हम क्या एक्सरे के यूज करके 2D इमेज बनाते हैं, समझ में आए बात। रेडियोलॉजी में जैसे सिटी स्कैन हमारे ही आ जाएगा, सिटी स्कैन की बात करें कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। क्या करते हैं, जैसे क्या है, सिटी स्कैन मशीन है, इसमें हम उस पर्सन को डाल देते हैं, चारों तरफ से हम रेडिएशन देते हैं इसको, और जिसकी वजह से हमें 3D इमेज बनता है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आराम से इजी वे में कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, पूरा विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे ये पेन है, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो इधर का मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन 3D में मुझे पूरा दिख जाएगा, समझ में आई बात। अगर मैं MRI की बात करूं तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म है, और इसमें क्या करते हैं कि हाई मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, यूज करते हैं, और ये सबसे सेफेस्ट मेथड है किसका, कैंसर डिटेक्शन का। एक और मेथड है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक कैंसर। अब जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, PAP टेस्ट, ये स्पेशल है इसलिए याद रखिएगा।
ट्रीटमेंट की हमने बात की ऑफ कैंसर, सर्जरी मेथड है भाई, जो हमारा ट्यूमर था, टिश्यू था, उसको ही रिमूव कर दो। और दूसरा हमारा था कीमोथेरेपी भाई, केमिकल यानी ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल को किल कर देगा। उसकी वजह से हमारा हेयर फॉलिकल सेल भी बॉडी का खत्म हो जाएगा और बोन मैरो डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कैंसरस पेशेंट का बाल भी उड़ जाता है और उसके अंदर ब्लड का भी फॉर्मेशन कम होता है। समझ में आई बात? जो मेडिसिन है वो है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन और सिस्प्लाटिन। क्या? सिस्प्लाटिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन थेरेपी की बात करें भाई, हम इसमें अभी अभी बोला हुआ है कि बाय द यूजिंग ऑफ एक्स-रे टू डिस्ट्रॉय ऑफ ट्यूमर सेल। ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनोथेरेपी की बात करें, इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फा इंटरफेरोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आज हमने कैंसर भी देखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस को लेकर के, है ना। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। यहीं तक आज के लिए यहीं तक रखिए। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।